प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक ईश्वर कौन है, कैसा है, कहाँ है। और अभी तक का स्वाध्याय डॉक्टर अमरनाथ सारस्वत ले रहे थे, लेकिन आज वो ट्रैवल में है तो उतना बारीकी से उतने अच्छे उदाहरण शायद हम आपको ना दे पाए, लेकिन फिर भी प्रयास करते हैं। मुख्य बात ये जो मैसेज है इस किताब का कि ईश्वर को हम जो मूर्तियों में ढूंढते हैं, तीर्थ स्थलों में ढूंढते हैं, देवालों में ढूंढते हैं, उसकी अपेक्षा गुरुदेव ने यहाँ बताने का प्रयास किया है कि जो आज विज्ञान भी कह रहा है कि गॉड पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ईश्वर कण कण में है और हर प्राणी में है, वनस्पतियों में है, पशुओं में है, पक्षियों में है, और हर पूरी सृष्टि में ईश्वर की जो सृष्टि है वो अनुपम है, अलौकिक है, अद्भुत है। और हर किसी को एक कोई ना कोई विशेषता ईश्वर ने दी है। तो जब हम अपने आसपास नजर घुमाएंगे और हर प्राणी की विशेषता को देखने का प्रयास करेंगे और कितना इको बैलेंस बनाने का प्रयास ईश्वर ने किया है, तब हम ईश्वर के उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। आप यही देखना अब अगर शुरू कर दे कि तारे कितने अनगिनत हैं। जो सूर्य से भी बड़े तारे हैं वो छोटे छोटे दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूर हैं। सूर्योदय कितना सुंदर होता है, सूर्यास्त कैसे होता है, पृथ्वी गोल है इसका आभास हमें कब कब होता है, ऋतुएं कैसे आती हैं, पेड़ों के रंग कैसे बदलते हैं, चिड़ियों की चहचहाट सुबह कितनी लुभावनी लगती है। आप एक तितली को ही देख लीजिए, जब तितली एक फूल से दूसरे फूल पर भ्रमण करती है तो कितना आनंद आता है। तो ये जो प्रकृति के रंग हैं, सृष्टि के जो विभिन्न आयाम है, जो ईश्वर की रचनाएं हैं सृष्टि में, उनको देखते समझते उनकी विलक्षणताओं को वॉच करते हुए अगर आप देखेंगे तो आपको ईश्वर की उपस्थिति का पल पल एहसास होगा। और इसीलिए यहाँ गुरुदेव ये जो चैप्टर शुरू किया गया है कि मनुष्य से कम नहीं है मनुष्यतर प्राणी। आइए आरंभ करने से पहले एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि मनुष्य से किसी प्रकार भी कम नहीं है अन्य प्राणी। और यहाँ पक्षियों के कई उदाहरण गुरुदेव ने दिए इसमें कि ऐसी ऐसी उनको अकम्प्लिशमेंट्स के साथ, ऐसी ऐसी विशेषताओं के साथ ईश्वर ने उनको बनाया है कि वहां मनुष्य भी उनको देखे तो उसमें कहीं हीन भावना आ जाए, वो अपने को तुच्छ और पिछड़ा हुआ मानेगा। और क्योंकि ईश्वर को अपनी प्रत्येक संतान प्रिय है, बनाया तो उसने मनुष्य को इसलिए था कि अपनी जैसी विलक्षणताएं दे करके, अपनी जैसी पावर्स दे करके, अपनी जैसे गुण दे करके कि वो इन सब का रक्षक बनेगा और बाकी लोगों को विकसित होने का भरपूर वातावरण देगा, सुविधाएं देगा, एनवायरनमेंट देगा, उनको हेल्प करेगा ग्रो करने में। पर हुआ उल्टा। क्या हुआ कि मनुष्य जो है उन्हीं का भक्षण करने लगा, मांस खाने लगा, उनको पालतू बनाने लगा, उन्हीं का शोषण करने लगा। पर ये क्या विषय नहीं है, अभी जो आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो
इतने अलग अलग विशेषताओं से युक्त हैं। ये बता रहे हैं कि गरुड़ की चाल नॉर्मली तो 65 से 110 मील होती है प्रति घंटा, लेकिन जब वो शिकार पे झपटता है तो 200 मील की हो जाती है। और इसी कारण उसका अत्यधिक वजन ना होने के बाद भी वो अपने से 1.5 गुना वजन का शिकार को तेजी से मुंह में दबाकर उड़ता चला जाता है, लंबी उड़ान भरता है। इसी प्रकार से शत्रुमुख, ऊंचाई उसकी 6 फुट होती है, वजन 300 पौंड होता है, रफ्तार 400 मील। वे 15-15 फुट की छलांगे लगा लेता है कि घुड़सवार भी हार जाए उसके आगे। उसकी लात से घोड़े की टांग टूट सकती है उसे, लेकिन इतना देखिए, इतना वो शक्तिशाली है और इतनी उछाल कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना माइल्ड है कि उसे पालतू भी बनाया जा सकता है और दोस्ती भी करते हैं जानवर। अब वो यही जो चतुर्मुख है, वो जंगली गधे के साथ, जेबरे के साथ प्यार से रहता है। वो देखे जाते हैं एक दूसरे के साथ घूमते हुए, एक दूसरे के साथ सोते हुए। इसी प्रकार आगे लिख रहे हैं गुरुदेव कि 6 फुट ऊंचा, 200 पौंड भारी पेंगुइन मनुष्य की तरह 2 पैरों पर खड़ा हो जाता है और शीत सहन करने की उसकी अपनी एक विशेषता है। मतलब अत्यधिक शीत वो सहन कर सकता है। तेज ठंड में ऐसी वो पाए शीत, मतलब ऐसी स्थानों पर पाए जाते हैं, पोल्स पे पाए जाते हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिका। तो वहां पे क्या है कि वो इतनी तेज ठंड में 3-4 महीने बिना खाए गुजारा कर लेते हैं और खेलते भी हैं। बर्फ और फिसलने का खेल उन्हें भाता है। जैसे हमको, अगर आप चले जाएं स्नोफॉल में तो आपके ये एक स्नो स्पोर्ट्स में आता है कि एक स्लाइडिंग सी वो लेज होती है, वो स्लेज होती है, उसके ऊपर सब फिसलते हैं। तो ऐसा खेल उसको भी भाता है। और कैसे रहते हैं वो लोग? प्राय पति पत्नी का जोड़ा बना के रहते हैं। अब आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं। केकड़ा कभी कभी भारी शंखों के खोल में घुस जाता है और उनके वजन को ढोता हुआ समुद्र में इधर उधर यात्रा करता है। जो बड़े बड़े शंख होते हैं, केकड़ा उसके अंदर घुस जाता है और उसके वजन को ढोता हुआ समुद्र में इधर उधर यात्रा करता है। हर वर्ष ये 10 मील की यात्रा कर लेता है और अपने वजन से 10-12 गुने तक वजन को ढो लेता है। कुछ कीड़े तथा पौधे भी इस शंख कलेवरों पर जा बैठते हैं और केकड़े पर लदा वजन बढ़ता ही जाता है। मजा तो ये है कि इतने लदान से लदा हुआ केकड़ा समुद्र तट के पेड़ों पर चढ़कर घोंसलों से चिड़ियों के अंडे चुराने में भी नहीं चूकता। अब सोचिए, छोटा सा केकड़ा होता है। आपने कई बार सैंड में देखा होगा, केकड़े बहुत दिखाई देते हैं समुद्र किनारे। और उसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि इतना भारी शंखों में घुस जाता है, उसी के द्वारा वो कई कई मील की यात्रा कर लेता है हर वर्ष। और उसके ऊपर भी कीड़े पौधे बैठ जाते हैं, उनको भी साथ लेके चला जाता है। वृक्षों पर रहने वाला ऑस्ट्रेलिया का टेडी बियर अपनी पीठ पर आधे दर्जन तक बच्चे लादे फिरता है और चढ़ने उतरने में ऐसी सावधानी बरतता है कि कोई बच्चा गिरने न पाए। मतलब ये उसका दर्शा रहा है इमोशनल कोशंट, उसका भावनात्मक पक्ष, कि 6-6 बच्चों को लाद लेता है और फिर चढ़ने उतरने में इतना केयरफुल रहता है, इतना सतर्क रहता है कि कोई बच्चा गिरने ना पाए। अमेरिका के उपाशय चूहों के 8-10 बच्चे अपनी माँ के पीठ पर लदे फिरते हैं। ये बच्चे इतने चतुर होते हैं कि अपनी पूंछ माता की पूंछ से लपेटकर जंजीर सी बना लेते हैं और गिरने के खतरे से बचकर सवारी का आनंद लेते हैं। मतलब बुद्धि केवल मनुष्य के पास नहीं है, जीवों के पास अपने अपने स्तर की बुद्धि दी है उनको विकसित करने के उद्देश्य से, उनका उनकी वंश को चलाने के उद्देश्य से और अपनी आत्मरक्षा के लिए। हर जीव को इतना ज्ञान भगवान दे के भेजता है, उसके इनहेरेंट है, इंट्रिंसिक है, उसकी चेतना में उतना ज्ञान दे कर भेजता है। शरीर के अनुपात में संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली चिड़िया हमिंग बर्ड मेक्सिको खाड़ी और पनामा नहर के तटों पर पाई जाती है। उसकी जिजीविषा देखते ही बनती है। मतलब उसकी स्पिरिट कहना चाहिए, स्पिरिट टू लिव, स्पिरिट टू फाइट। शरीर की लंबाई 3 इंच
किंतु चोंच 5 इंच की। ये इतनी पेटू होती है कि निरंतर खाते रहते बिना उसे चैन नहीं पड़ता। अपने शरीर के वजन से वे 3 गुना आहार एक दिन में करती है। इस आहार को जुटाने में इसे अत्यंत व्यस्त और सक्रिय रहना पड़ता है, मतलब कैलोरीज बर्न भी हो रही है उसकी। आहार तो वो 3 गुना लेती है अपने शरीर से, लेकिन उसको उसके लिए बहुत सक्रिय रहना पड़ता है। इसी अनुपात से यदि मनुष्य को तत्पर रहना पड़े तो उसे सामान्य शक्ति व्यय की अपेक्षा 400 गुनी शक्ति खर्च करनी पड़े। पर लेकिन कुछ परसेंटेज भी हम अगर इस जीव से हम एक मैसेज ले लें सक्रियता का, तो ओबेसिटी, मोटापा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक साथ बहुत सा आहार पकड़कर निगल सके, इसी सुविधा के लिए प्रकृति ने उसे इतनी लंबी चोंच दी। उसे चोंच दी है जिससे वो इतना सारा आहार निगल सके और सक्रिय रहती है, इसलिए बहुत सारा आहार वो कंज्यूम भी कर पाती है। हमिंग बर्ड जब सोती है तब उसकी नींद इतनी गहरी होती है कि कोई चाहे तो ढेले की तरह उसे उठा ले। इतनी ढीली, यूं ढेले की तरह उठा ले, पता भी नहीं चलेगा। शरीर मुर्दे जैसा निचेष्ट हो जाता है, करवट तो बदलती ही नहीं। थक जाती होगी ना इतना दिन भर आहार ढूंढते ढूंढते के लिए। हेलीकॉप्टर सिद्धांत पर उसके पंख अन्य चिड़ियों की अपेक्षा कुछ अलग ही ढंग से बने। वे आगे पीछे तिरछी जमीन से सीधी आकाश को, आकाश से सीधी जमीन पर उड़ सकती है और हवा में स्थिर भी रह सकती है। वे आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है, तिरछी जमीन पर सीधी आकाश, हेलीकॉप्टर की तरह सीधी एक यूं मतलब स्टीप डाइव ले सकती है आकाश के अंदर, और उतर भी सकती है उसी तरह से स्टीपली, और चाहे तो हवा में स्थिर भी रह सकती है। फूलों की डालियों, पेड़ों की शाखाओं पर जब वे आहार ले रही होती है तब भी बैठती नहीं, वरन उड़ती रहती। उस समय भी उसके पंख 1 सेकंड में 5 बार की आश्चर्यजनक गति से हरकत कर रहे होते हैं। इसके कारण 1 फुट इर्द गिर्द तक की पत्तियां हवा के तेज झोंके के समय जैसे हिलती हैं, हिलती रहती हैं, और तेजी से उड़ते समय इसके पर 1 सेकंड पीछे 200 बार हिलते हैं। जब वो आहार ले रही है तब 1 सेकंड में 5 बार, और जब वो तेजी से उड़ रही है तो 1 सेकंड में 200 बार हिलते हैं। और उसके बार बार हिलने से पत्तियां भी हिलती रहती हैं। बड़े कीड़ा भी वह उड़ते उड़ते घड़ी के पेंडुलम की तरह आगे पीछे हिलते हुए पूरी कर लेती है। अंडे देते समय घोंसला पेड़ की छाल और कपास के धागे से एक सुंदर और मजबूत बनाती है कि देखने वाले उसे पेड़ की एक गांठ समझ लेते हैं। वह लड़ाकू भी कम नहीं होती, क्रिएटिव भी है, एक्टिव है। क्या क्या गुण है देखिए इसके अंदर। एक्टिव है, श्रमशील है, सक्रियता है उसके अंदर, आलस्य नहीं है, और एक बहुत सुंदर घोंसला बनाती है, तो क्रिएटिव है, और लड़ाकू भी कम नहीं, मतलब बहादुर भी है। नर हमिंग बर्ड जब आपस में लड़ते हैं तो उनकी तलवार जैसी चोंच प्रतिद्वंदी का सफाया कर देती है। मादा को जब किसी शिकारी पक्षी से खतरा होता है तो अपनी छुरी जैसे चोंच से निर्भय आक्रमण करती है, और बड़ी आकृति वाले बाज को भी घबराकर सिर पर पांव खड़े रखकर बांध भाग जाते हैं। सोचिए, 3 इंच की छोटी सी चिड़िया केवल अपनी नुकीली चोंच और अपनी बहादुरी से, मतलब एक जिजीविषा है उसके अंदर, मतलब स्पिरिट है, स्ट्रॉन्ग संकल्प शक्ति है, और गुण ऐसे भगवान ने उसे दिए हैं कि अपने से बड़ी आकृति वाले उसे भी लोहा ले लेती है। लंबी उड़ान में उसकी अपनी शान है। बिना खाए और ठहरे वे लगातार 12 घंटे उड़कर 600 मील की यात्रा कर सकती है। बताइए, मतलब छोटी सी चिड़िया और इतनी ताकत है उसके अंदर। भवन निर्माण और कपड़ा बुनने, टोकरी बनाने जैसे अनेक कला शिल्पों का सम्मिश्रण करने से ही घोंसला बनाने की विद्या बनी मालूम होती है। अब देखिए कितना बढ़िया गुरुदेव लिख रहे हैं कि हम लोग बड़ा घमंड करते हैं ना, आर्किटेक्ट, कि हमने डिजाइन किया, भवन निर्माण किया, कपड़ा बुनना आता है, टोकरी बनाना आता है, ये विद्या मनुष्य के पास है। लेकिन इन सब का ही टैलेंट, मिला जुला टैलेंट
घोंसला बनाने में भी यूज होता है। बिना किसी कॉलेज में सैद्धांतिक और कारखाने में व्यवहारिक शिक्षा पाए अधिकांश पक्षी जन्मजात रूप से इस विद्या को जानते हैं और यो ऋतु प्रभाव से बचने और अंडे बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के उपयुक्त सभी पक्षी घोंसला बनाते हैं। पर उनमें से कुछ की प्रवीणता तो देखते ही बनती है ना। यूं तो सभी बनाते हैं, आड़ा तिरछा भी बना लेते हैं। अब किसी का तो बस ऐसा होता है कि हाँ किसी तरह से बना लिया एक सुरक्षित जगह जहां उनको अंडे देंगे, लेकिन किसी किसी का इतना सुंदर होता है कि वो देखते ही बनता है। और ये टैलेंट उन्होंने कहीं से नहीं सीखा, वो जन्मजात है उनके अंदर, इनहेरेंट है, उनके जीन्स में है। कोई उन्होंने कॉलेज में क्लास नहीं अटेंड करी उसकी, कोई प्रैक्टिकल इंटर्नशिप नहीं करी है उसके लिए। वया का लटकता हुआ, यही यही मैं बताना चाह रही थी आपको। देखिए, वया का लटकता हुआ घोंसला हर किसी को आश्चर्य में डाल देता है। वह कितनी सुंदरता और सुघड़ता के साथ बनाया गया है, इसे देखकर उसके निर्माता की भूरी भूरी प्रशंसा करनी पड़ती है। दक्षिण अफ्रीका की वया ने तो एक कदम और भी आगे बढ़ाया, वो और आगे प्रोग्रेसिव हो गई, मतलब उसने अपनी योग्यता का विकास और कर लिया। वे घोंसले के तिनकों को न केवल मजबूती से सटाती है, वरन बालों का फंदा लगाकर इस तरह कस देती है कि फिर आंधी तूफान उसका कुछ भी बिगाड़ ना सके। मतलब और एक स्टेप उसने उसको स्ट्रॉन्ग बना लिया। इस तकनीक में वे भेड़ों की ऊन भी काम में लाती है, और अधिकतर प्रयोग वे अधिक लंबे और मजबूत बालों का ही करती है। इस दृष्टि से, एक मिनट, इस दृष्टि से घोड़े और गधे की पूंछ के बाल उसे अधिक उपयुक्त लगते हैं। कभी कभी तो हाथी और सुअर के बाल भी उसमें कसे होते हैं। इन जानवरों की पूंछ पर बैठकर बाल उखाड़ना भी तो अपने ढंग का एक अलग ही कौशल है। अब बताइए, एक तो बनाती है इतना सुंदर, ऊपर से उसमें मजबूती का काम देती है, और फिर ये भी चूज करती है। अब ये ज्ञान उसे किसने दिया? ईश्वर ने तो दिया कि उसको भेड़ों का ऊन लेना है, कि गधे की पूंछ का लेना है, कि हाथी और सुअर का लेना है। अब जो अवेलेबिलिटी होती होगी जिस जानवर की, अब देखिए कितना मतलब कितना उसको सतर्क रहना पड़ता होगा। इतने शक्तिशाली जानवरों के पूंछ पे बैठना, उनसे बाल निकालना, फिर उसका उपयोग करना। तिनकों के बीच बालों का जो फंदा लगाता है, उसे देखते हुए स्काउटिंग में तरह तरह की गांठ लगाने की शिक्षा दी जाती है। देखिए उसके बाद मतलब उसके जो फंदे लगे हैं घोंसले में, उसको देख करके स्काउट्स जो हैं तरह तरह की गांठ लगाना सीखते। तो सीखने के लिए कितना है ना। और हम क्या करते हैं, जरा सा आ गया, हाँ भाई जी हमने तो डॉक्टरी पढ़ ली, हमने तो इंजीनियरिंग पढ़ ली, और फिर देखिए घमंड का आलम, हम सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेंगे बिना ये जाने कि हम सुई के नोक के बराबर का भी ज्ञान नहीं रखते इस सृष्टि का। इसलिए मुझे लगता है कि जो पुरानी पद्धति थी गुरुकुल की, कि पहले आत्मज्ञान प्राप्त करो, जीवन का उद्देश्य समझो, अपनी आत्मिक प्रगति की ओर अग्रसर हो, और फिर वो शिक्षा प्राप्त करो जिससे आपको जीवन यापन करना। अब क्या हो गया, 2.5 साल का बच्चा प्ले ग्रुप जाएगा, पहले उसे ट्विंकल ट्विंकल सिखा दो, माँ बड़ी खुश होगी, भैया इसको ये भी आता है, इसको ये भी आता है। अब कितने लोगों को मैं बताती हूँ आजकल, और मैं तो जानती हूँ एक दो कपल्स को जिन्होंने 5-5 साल के बच्चों को भी अभी स्कूल नहीं भेजा है, और गुरुकुल की तलाश कर रहे हैं, या होम स्कूलिंग करने की सोचते हैं। लेकिन वो माता पिता ऐसे हैं जो हर दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से आगे की सोच रखते हैं। वो जानते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा और उसमें किस चीज की अधिक आवश्यकता हो। अगर अभी हम किसी मेडिकल के स्टूडेंट को ये सलाह देते हैं कि बेटा आप एमबीबीएस पे ज्यादा जोर मत दो, अगर आपको आयुर्वेद मिल रहा हो तो कर ले, तो उसको नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आप कहेंगे खुद तो एमबीबीएस किया, उसके बाद एमएस भी कर लिया, हमको सलाह दे रहे हैं।
अब हम कोई ज्ञान की दृष्टि से तो नहीं दे रहे, हम अब कोई अनुभव की दृष्टि से नहीं दे रहे, हम तो गुरुदेव के सूत्रों के अनुसार जो युग परिवर्तन के विषय में लिखा गया उसके अनुसार बताते हैं किसी को कि भाई अगर विश्वास है, लेकिन उसको विश्वास तब होगा जब उसको श्रद्धा होगी, नहीं तो क्यों वो सुनेगा हमारी बात। अब किसी को हम कहें कि नहीं गौ पे आधारित आप बिजनेस करो, कोई नया करना चाहते हो, तो क्योंकि आने वाले 10 साल में बहुत सारे नए जॉब्स आएंगे, लेकिन बहुत सारे जॉब अभी खत्म हो जाएंगे, जैसे टेलीग्राम खत्म हो गया, एसटीडीज खत्म हो गए, है ना। अब कितनी सारी चीजें खत्म हो गई, कितनी सारी जॉब्स नए क्रिएट हो गए, लेकिन आने वाले युग में क्या चीज सस्टेनेबल होगी, है ना। तो जो अगर हम गुरुदेव की बात को माने तो हमारा रूरल डेवलपमेंट होना है, तो ग्रामीण परिवेश में जो चीजें हैं उपयोग में आने वाली वो सदा फलेंगी फूलेंगी, तो उसमें गौ माता प्रथम आती है। गौ संवर्धन करेंगे, गौ के उत्पाद बढ़ेंगे। और ऐसे उदाहरण है, डॉक्टर सारस्वत एक बच्चे को जानते हैं जो बिना हींग फिटकरी लगाए, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए वाला काम कर रहा है, वो गोबर बेच रहा है बेंगलोर की पेंट कंपनियों को, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रचलन होएगा। और होगा क्यों, क्योंकि रेडिएशन से इतना कैंसर बढ़ेगा, तो भैया गौ अब वो तो स्थिति रहेगी नहीं कि गौ से गोबर से लीप लो घर, वो तो कोई कर नहीं पाएगा। तो पेंट बन रहे हैं ऐसे, कंपनी बना रही है पेंट, उसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब होएगा, और जो गोबर के लाभ है वो हर व्यक्ति को मिलेंगे। चलिए, अभी ना दिल्ली दूर ना हम दूर है, अभी सब सामने सामने आ ही जाएगा। अभी स्वेटर आदि बुनने में लड़कियां जो हस्त लागत बरती हैं वे सभी पीछे पड़ जाता है, वे सभी पीछे पड़ जाते हैं। मतलब जो हम स्वेटर बुनने की कला है वो इन हमारी बया माता के घोंसला बनाने की कला के आगे भी फीकी पड़ जाती है। परिपक्व पक्षियों की बात तो दूर, अंडे में रहने वाले अविकसित पक्षी भी जब समर्थता के निकट पहुंचते हैं तो अपने पुरुषार्थ से अंडे का आवरण तोड़कर बाहर निकलते हैं और उन्मुक्त जगत के स्वच्छंद वातावरण में प्रवेश करते हैं। जब अंडा पक जाता है और फूट करके बच्चा निकलने का समय समीप होता है तो उसमें थरथराहट होती है, छू कर मतलब वाइब्रेशन होते हैं, है ना। अंदर से वो ट्राई कर रहा है निकलने का, एनर्जी लगा रहा है, पूरी ताकत से बाहर निकलना चाह रहा है। छू कर या कान लगाकर ये देखा समझा जा सकता है, सुनाई तो नहीं देगा, पर छुएंगे तो वाइब्रेट, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है तो समझ में आता है ना, वैसे ही अंडे के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं उसकी कवरिंग पे। तो ये देखा सा समझा जा सकता है कि उसके भीतर खिचड़ी सी पक रही है। ये सब कुछ क्या है, ये बच्चे द्वारा अंडा तोड़कर बाहर निकलने के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। चूजा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप पूरा पूरा प्रयत्न करता है कि उसे बंधन से मुक्ति मिले और स्वतंत्र जीवन यापन कर सकने का अवसर उपलब्ध हो। इसके लिए वह अंडे की दीवार से पूरी तरह टकराता है और उस संघर्ष को तब तक जारी रखता है जब तक कि ऊपर का मजबूत खोल करके बिखर नहीं आए, मतलब जब तक वो बाहर नहीं आ जाए तब तक वो लड़ता रहता है। कई बार पक्षी मनुष्य को चुनौती देने खड़े हो जाते हैं तो उनका होश आवास गुम कर देते हैं। पक्षियों में से कितनों में ही बुद्धिमत्ता ही नहीं, उनकी स्नेहिल सद्भावना भी देखती बनती है, मतलब आईक्यू ही नहीं है, इमोशनल कोशंट भी डेवलप्ड है। उनमें वे मृदुल सौजन्य पाया जाता है जिसे अभी तक बहुत दिन तक मनुष्य को सीखना होगा। है तो हमारे अंदर भी, लेकिन हमने उसे दबा दिया है ना, क्योंकि हमारी स्वार्थ संकीर्णता, पैसे की चाह और महामानव नहीं बड़ा आदमी बनने की चाह इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि हमने जो अपने नैसर्गिक गुण है आत्मा के वो तो दबा ही दिए, मानवीय गुण। और उसके साथ साथ जो एक भावनात्मक क्षमताएं हमारे अंदर प्रेजेंट है और उसका विकास करने से ही हम मनुष्य के हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो केवल भाव प्रधान है और ईश्वर भाव से ही समझा जा सकता है। लेकिन वो आज हमको किससे सीखना पड़ रहा है, पक्षियों से, पक्षियों से सीखने की नौबत आ गई है। यहाँ कबूतर, की जो शब्द मृदुल सौजन्य गुरुदेव ने
उपयोग किया है, इसका मतलब यही हो गया कि जो स्नेह और वो मातृत्व वाला। आत्मीयता, अध्यात्म और कुछ नहीं है, आत्मीयता का विस्तार ही आध्यात्मिकता है। मृदुल सौजन्य वही प्रेम, बेसिकली प्रेम, आत्मीयता, स्नेह युक्त व्यवहार। कबूतर, पंडुक, असारस आदि पक्षी पतिव्रत और पत्नी व्रत पालन करते हैं। सोचिए, जिसको आप मनुष्य भूल गया, मनुष्य ने उसे बुसरा दिया। मनुष्य कहाँ जा रहा है? एनिमल इंस्टिंक्ट्स, जानवर बनता चला जा रहा है, जंगल राज होता जा रहा है। ये हमारी माता, पृथ्वी माता को सोचो कितना कष्ट होता होगा। वो क्या क्या सह रही हैं, क्या क्या देख रही हैं। वे एक प्रेम संबंध स्थापित कर लेने के बाद उसे वफादारी के साथ आजीवन निभाते हैं। अब ये लड़के लड़कियों को आजकल बताने की आवश्यकता है कि तुम तो कबूतर, पंडुक, सारस से भी गए बीते हो गए। टिटैरी समुद्र के निर्जन तटों पर अंडे देती है। वे मिलजुल कर अंडे सेती है। अपने वीराने का भेदभाव किए बिना सेती है, मतलब कोई भी किसी का से लेती होगी। इसका मतलब यही होगा कि अपने वीराने का भेदभाव किए बिना सेती है। कोई मादा चारे की तलाश में उड़ जाए तो कोई दूसरी उसका स्थान ग्रहण कर लेगी। कितना मधुर भाव है ये, कितना आत्मीयता भरा। माँ तो माँ ही है ना, माँ तो माँ ही है, तो उसका मातृत्व सबके लिए है। ये नहीं कि मेरे बच्चे, जो हमारे यहाँ मतलब ह्यूमन रेस में मेरे बच्चे बच्चे, दूसरे के बच्चे के प्रति वो निष्ठुर हो जाती है। अब जो बच्चे चुरा लेती हैं या किसी कारण से बच्चों को मार देती हैं, ऐसे क्राइम जो होते हैं, अब सोचो उनके अपने बच्चे भी तो होते ही होंगे, तो क्या वो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती हैं? और यहाँ वो इतनी उदार है कि दूसरे के बच्चे को भी से रही है, वो उसको भी गर्मी प्रदान कर रही है। कोई मादा, हाँ, इसी प्रकार मिलजुल कर अंडे बच्चों की साज संभाल उन्हें बहुत सुविधा रहती है। नेचुरली कम्युनिटी लिविंग होगी तो कितना बढ़िया है। कोई काम करने का, जो हमारा पहले जो संयुक्त परिवार का था कि भाई मान लो अगर छोटी बहू काम करती है तो बड़ी बहू घर संभाल लेती है, बच्चे संभाल लेती है। आज तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि भाई ये तो कमाने जा रही है, मुझे तो घर का काम करना पड़ेगा। तो भैया ऐसे नहीं रह सकते। और उसका लाभ क्या होता था? एक आदमी वीक है फाइनेंशियली, दूसरा उसको सपोर्ट कर लेता था। एक आदमी को मान लो कोई ऐसी बीमारी हो गई, फालिज मार गया, आज हो जाए ऐसा, लेने के देने पड़ जाते हैं, कोई करने वाला नहीं होता है। बिल्कुल आदमी ऐसा रुआंसा रो रो, नौ नौ आंसू रो करके जीवन काटता है। पहले क्या होता था पता भी नहीं चलता था। हर घर में, हर घर में तो नहीं कहूंगी लेकिन बहुत सारे घरों में एक ना एक भाई ऐसा होता था जिसने जीवन पर्यंत कुछ किया ही नहीं, और कोई ना तो उसे उलाहना देता था, ना कोई उसे ताना देता था। वो उस घर में क्या, और पड़ोसी अड़ोसी के घर में बैठ करके टाइम पास करके कहीं खा लिया कहीं सो लिए करके उसका जीवन निकल जाता था। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा थी। जो जैसा है उसको हमने प्रेम पूर्वक वो कर लिया, अपना व्यवहार नहीं खराब किया, अपना प्रेम वैसे ही बना हुआ है। आज क्या हो रहा है? दूसरे के चक्कर में, दूसरे के जजमेंट के चक्कर में सबसे पहले तो हम अपनी एनर्जी खराब करते हैं, कर्म बनाते हैं, अपनी वाइब्रेशंस को लो करते हैं। गुस्सा, आवेश, जलन, तनाव, सब क्या, और उससे बीमारियां आ रही हैं। सब इंटर रिलेटेड है। सब मनोविकारों से जो बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, सब क्या है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। या आपके अब धीरे धीरे देखिए, इस पर भी रिसर्च हो जाएगी। जब चेतना का विज्ञान बढ़ेगा तब ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी बीमारी कौन से मनोविकार से हो रही है। कैंसर के अंदर एक जगह मैंने पढ़ा था कि फॉरगिवनेस थ्योरी हीलिंग का काम करती है। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो आप उसको कहिए कि जन्म से लेकर अभी तक के जितने भी लोगों के प्रति कोई अपराध हुआ हो उनसे क्षमा मांगे। फॉरगिवनेस थ्योरी वर्क करती है। ऑटो इम्यून में द्वेष की भावना, हमारा सेल ओम भैया के सेल सेम है, लेकिन जब ओम भैया से हम घृणा करते हैं तो हमारे सेल कंफ्यूज हो गए, थे तो हम सेम, फिर ये क्यों इनके प्रति भाव ऐसा रखते हैं? बस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम करने लगेगी। तो उसमें आपको फिर अगेन यू हैव टू स्टार्ट फॉर गिविंग एवरीवन,
और स्टार्ट लविंग आत्मा अपने जैसा, आत्मवत सर्वभूतेषु। ये है तो आगे की चीज, लेकिन कुछ हद तक तो प्रैक्टिस किया जा सकता है ना, कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि रोटी बासी हो जाएगी तभी नौकरानी को देंगे, अगर बच रहा है तो ताजा दे दो। अंदाज तो है ही सबको कितना यूज होना है घर में। ठीक है, टाइम हो गया, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट। घोंसला बनाने, अंडे सेने से लेकर बच्चों के लालन पोषण, पालन पोषण तक का सारा काम नर मादा मिलजुल कर पूरा करते हैं। प्रणय की परिणति, दाम्पत्य सहयोग और शिशु पालन में भागीदार रहने तक के उत्तरदायित्व को नर भली प्रकार समझता है। हमारा इंडियन पिता अभी भी नहीं समझता है। वो सोचता है मैं काम करे आया, रात में बच्चा रोएगा तो माँ उठाएगी, पत्नी को करना है, पॉटी करेगा बच्चा तो माँ करेगी, मैं तो नौकरी करे आया हूं, बस मेरा काम खत्म, मैं तो बस स्पर्म डोनर हूं, उसके बाद मेरा कोई यूज नहीं। और उसी प्रकार निभाता भी है। अब ये सीखने की बात है यहाँ पे कि वो अपना रोल अच्छे से जानता है कि मुझे क्या क्या करना। अब आजकल हम लोग गर्भ संस्कार में बताते हैं कि भाई आप कम्युनिकेशन करिए, आप बात करिए। बच्चे पानी में तैरने से डरते हैं, इस भय से छुटकारा दिलाने के लिए पेंगुइन उन्हें बलपूर्वक पानी में धकेलती है और तैरने की कला सिखाती है। प्राय 2-3 महीने में बच्चे तैरने की ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं। इसमें माँ का प्रेम है। अगर वो तैरेगा नहीं तो जीवित ही नहीं रह पाएगा, कोई खा लेगा उसको। तो उसको तो आना है अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। वो सी फिश वही तो खाता है, फिश तो खाता है वो। तो तैरना नहीं आएगा तो जाके खाएगा क्या? तो सारी चीज प्रकृति की बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइंड है। तो मतलब हम अपनी बुद्धि को तो विकास करें और कर ही रहे हैं। और जितने ये भौतिक सुख सुविधाएं देख रहे हैं वो मानवीय बुद्धि का विकास ही है। लेकिन प्रकृति से ऊपर ना समझे। वो प्रकृति के जो से जो टीचिंग्स हैं, जो मैसेजेस हैं, उससे बैलेंस करते हुए हम अपना विकास करें। और आज इसीलिए वो ऐसे लिखवाना पड़ता है बच्चों से, साइंस इज बूम और अ डिजास्टर, या हाउ साइंस इज बिकमिंग अ डिजास्टर, या विज्ञान क्यों विनाश की ओर लेके जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अब हमने तो विनाश की सारी तैयारी कर ली, सारी सरंजाम करके रखे हुए हैं, बैलेंस बना के चले गए। अब भूटान है, देखिए, भूटान कोई बहुत रईस देश तो है नहीं, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे इकोनॉमिक प्रगति अपनी प्राकृतिक संपदा की कॉस्ट पे नहीं करनी। जंगल ही जंगल है, जंगल कटे तो बिल्डिंग बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, कितनी देर लगेगी। लेकिन उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है, बल्कि और कार्बन फुटप्रिंटिंग को एडजस्ट करते हैं। मतलब अपने यहाँ तो उनका इतना सीमित विकास है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है। अब यही बात अगर वेस्टर्न प्रदेशों को समझ में आ जाए, फॉर दैट मैटर हमको अपने ही दर्शन अभी नहीं समझा हुआ है, ये है तो भारतीय अब दर्शन ही। डॉक्टर साहब, व्हाट इज कार्बन फुटप्रिंटिंग? जो हम वो जो फैक्ट्री लगाने से और उससे जो पोल्यूशन पैदा करते हैं ना, उसको कार्बन फुटप्रिंट के टर्म्स में मेजर किया जाता है कि प्रति कंट्री कार्बन फुट कितना होना चाहिए, गैस उत्सर्जन, एसी चल रहे हैं, कार चल रहे हैं, डीजल वो हो रहा है, उसको इससे कितना हम कार्बन प्रोड्यूस जो कर रहे हैं। प्रोड्यूस हो रहा है हाँ, तो कम का हो उसके जाएगा। अनुपात में हमारे पास जंगल कितने हैं, राइट। ये होता है बैलेंस। जितना हम एनवायरनमेंट को ये सारी चीजें दे हाँ, रहे मतलब हैं, जितना उसके हम लिए पोल्यूशन हमारे पास क्रिएट कर नेचर रहे हैं कितना है? वो, हाँ, उतना हमारे पास उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीनरी है कि नहीं। तो उसको अपना तो है ही नहीं उसका कार्बन फुटप्रिंट, वो और देशों की उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जंगल है उसके पास काफी। और जो ये जो हमारे बिग डैडी है अमेरिका, वो बहुत प्रीच करते हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा उनका कार्बन फुटप्रिंटिंग है, मतलब बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है। अब हमारे यहाँ चूंकि हम इसमें ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम विकासशील विकसित नहीं हुए हैं, विकासशील में हैं। तो अब लेकिन ये है कि लोग सजग हो जाएं तो पेड़ लगाते जाए। तो ऐसी बात नहीं है, अभी हमारे पास बहुत जमीन है, हमारा विकास और पेड़ों का लगना साइमल्टेनियसली हो सकता है। लेकिन लोग सेंसिटिव नहीं है, फीलिंग नहीं है ये कि उसको हम कंपनसेट करें। और उसका सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि हम अपने घर को एक छोटा जंगल बना लें,
छोटे 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 बहुत सारे पौधे लगा लें, तो कम से कम हमारे घर का वातावरण शुद्ध, इतना तो कर सकते हैं हम। इसमें भी एक कदम उठाया जा सकता है, अगर टीम हो कि संडे को हम लोग सेलेक्ट कर लें, अब तो आ भी रहा है समय। तो जैसे कि कैलकाटा टीम के साथ हुआ कि पहले तो वो जाते थे मांगने के लिए कि हमें जगह बता दीजिए, बाद में उनको लोग इनवाइट करने लगे कि आइए हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ लगाइए। पे करिए। और गिनीज बुक में उनका तो आ ही गया रिकॉर्ड। और भी प्रांत इस पे काम कर रहे हैं। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी का आभार। ओम शांति शांति शांति। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।